Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government PG College, सुजानगढ़। हम BSc फाइनल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में स्टडी की है। आज हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है धातु संकुलों के ऊष्मागतिकीय एवं गतिकीय पक्ष के बारे में, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें कि किसी पदार्थ के सबसे फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखें। इसमें सबसे पहले हम धातु मेटल के बीच में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो किसी भी पदार्थ के स्थायी होने का जनरल अर्थ हम क्या समझते हैं कि वह पदार्थ सामान्य ताप पर बिना किसी परिवर्तन के अपना अस्तित्व बनाए रखता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे रखा जाता उसी हिसाब से स्थायी रहता है। अर्थात केमिस्ट्री के हिसाब से देखें कि वह पदार्थ अभिक्रिया के प्रति प्रतिरोध दर्शाता है, परंतु जैसे ही उसके संपर्क में कोई दूसरा पदार्थ आता है, अर्थात दूसरे पदार्थ की उपस्थिति में वह पदार्थ अपरिवर्तित भी रह सकता है और अपघटित भी हो सकता है। दोनों में कोई भी चेंजेज उसमें हो सकते हैं। कब? जब उसके संपर्क में कोई दूसरा पदार्थ आए, अर्थात दूसरे पदार्थ की उपस्थिति में उसमें कुछ चेंजेज भी आ सकते हैं और वो एज इट इज़ भी रह सकता है। इस आधार पर संकुलों के स्थायित्व को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक हो गया गतिकीय स्थायित्व अर्थात काइनेटिक स्टेबिलिटी, और दूसरा है ऊष्मागतिकीय स्थायित्व या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इस तरह से संकुलों के स्थायित्व को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम गतिकीय स्थायित्व अर्थात काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी मेनली विलयन में उपस्थित संकुल आयनों के लिए होती है, अर्थात संकुल आयन कहाँ विलयन के रूप में रहें उस समय काइनेटिक स्टेबिलिटी का रोल होता है। यह है पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं की दर व क्रियाविधि को दर्शाती है। इस प्रकार गतिकीय स्थायित्व से अर्थ है कि वह सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं करता है, अर्थात अभिक्रियाओं के प्रति उदासीन है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या कहेंगे हम कि वह अभिक्रियाओं के प्रति उदासीन रहता है, अर्थात अभिक्रिया नहीं करता है। बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में। तो इसमें एक साइंटिस्ट हैं टोबे द्वारा इस स्टेबिलिटी के आधार पर अर्थात काइनेटिक स्टेबिलिटी के आधार पर कॉम्प्लेक्स को किस तरह से डिवाइड करता है, तो ये स्टेबल और अनस्टेबल अर्थात स्थायी व अस्थायी इनको कहता है। गतिकीय दृष्टि से उदासीन संकुलों की सक्रियण की मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव में भी उनकी वैल्यू क्या होती है? अधिक होती है, अर्थात हाई डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। इस तरह से काइनेटिक स्टेबिलिटी विलयन में अभिक्रियाओं की दर और मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है और इसके आधार पर कॉम्प्लेक्स को स्टेबल और अनस्टेबल में डिवाइड किया जाता है। और ये किस साइंटिस्ट ने बताया? तो वो है टोबे। सेकेंड स्टेबिलिटी है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी संकुल निर्माण की माप होती है, अर्थात जब संकुल फॉर्मेशन की बात करें हम तो वहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की चर्चा की जाती है। जब निकाय साम्य प्राप्त कर लेता, अर्थात कौन सी स्टेट हो? इक्विलिब्रियम की स्टेट हो। जैसे हम इक्विलिब्रियम के बीच में इस तरह का साइन लगाकर यदि किसी बीच अभिक्रिया में लगा रखा हो तो इसका मतलब वो किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो ये एक संकुल का दूसरे संकुल में रूपांतरण ऊष्मागतिकीय स्थायित्व से संबंधित है। कब? जब निकाय साम्य की अवस्था प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो इक्विलिब्रियम में रहता है। ऊष्मागतिकीय स्थायित्व से अर्थ उस यौगिक की एंथैल्पी के नेगेटिव मान से संबंधित होता है, जिसे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा एच से, अर्थात डेल्टा एच का मान क्या हो? नेगेटिव हो। इसमें धातु लिगेंड बंध ऊर्जा व स्थायित्व स्थिरांक महत्वपूर्ण होते हैं।
अभी आगे हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट या साम्य स्थायित्व स्थिरांक की भी बात करेंगे। तो इन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में स्थायित्व स्थिरांक महत्वपूर्ण होता है। इस स्टेबिलिटी के अनुसार धातु आयन व लिगेंड के मध्य लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया मानी जाती है। एसिड बेस में हम पढ़ते हैं एसिड अलग अलग कंसेप्ट, जिसमें एक कंसेप्ट आता है लुईस। लुईस ने अम्ल और क्षार को डिवाइड किया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर, कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको लुईस बेस कहा जाता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है। तो इस स्टेबिलिटी के अनुसार धातु आयन व लिगेंड के मध्य लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया मानी जाती है, और यह अभिक्रिया यदि प्रबल होती है तो विलयन से प्राप्त संकुल क्या होगा, स्थायी। प्रबल का मतलब कि जब बेस है वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और जो एसिड है वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और उनके बीच जो अभिक्रिया होगी वो इजीली फास्ट होगी, और विलयन में प्राप्त संकुल क्या हो जाएगा, स्थायी होगा। इस स्टेबिलिटी में भी जैसे काइनेटिक स्टेबिलिटी में साइंटिस्ट था टोबे, उसी के अनुसार थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में साइंटिस्ट आता है, उनका नाम है ओर्गल। ओर्गल द्वारा इस स्टेबिलिटी के आधार पर संकुलों को दो भागों में डिवाइड करते हैं, लेबाइल व इनर्ट। तो ये ध्यान रखेंगे, काइनेटिक स्टेबिलिटी के आधार पर टोबे तो बात करता है स्टेबल और अनस्टेबल की, उसी के इक्विवेलेंट ओर्गल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में किसकी बात करता है, लेबाइल और इनर्ट। जो लेबाइल होंगे वो अस्थायी की तरह होंगे, और जो इनर्ट होंगे वो स्थायी की तरह हो जाएंगे। इस तरह से ये भी दो प्रकार से इनकी चर्चा करता है। ऊष्मागतिकीय दृष्टि से स्थायी संकुलों की अभिक्रियाओं की मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के आधार पर हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करें तो नेक्स्ट है धातु संकुलों का ऊष्मागतिकीय स्थायित्व या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो संकुल निर्माण को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में क्या माना गया, एक अम्ल क्षार अभिक्रिया माना गया, जिसमें लिगेंड अणु या आयन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके क्षार व धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अम्ल का व्यवहार करते हैं। तो एक तो क्या हो गया क्षार, और दूसरा क्या हो गया अम्ल। लिगेंड की क्षारकता में वृद्धि या धातु की अम्लता में वृद्धि से बने संकुल के स्थायित्व को निम्न अभिक्रिया के निर्माण स्थिरांक या फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा एन के रूप में दर्शाते हैं। तो देखो कैसे दर्शाया जाएगा, एम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर मेटल, और एन एल से पहले क्या लगा दिया अपन ने, एन का मतलब कोई भी क्या है, एक लिगेंड, और एन इनकी संख्या को दर्शा सकता है। इनकी संख्या कॉम्प्लेक्स के आधार पर अलग अलग ले सकते हैं, 4, 6, 8, पर यहाँ पर सिंपल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, एन। तो एम प्लस एन एल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है एम एल एन, और बीच में क्या साइन लगा दिया हमने, इक्विलिब्रियम का। तो इसके लिए बीटा एन बराबर क्या होगा, एम एल एन की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एम की रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, एम की कंसंट्रेशन, फिर एल की कंसंट्रेशन, और जो नंबर ऑफ एन होगा उसको कहाँ लगा देंगे, ब्रैकेट के बाहर। इस तरह से बी एन संकुल के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को दर्शाया जाता है। यह क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो संकुल के निर्माण में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। अब ये जो संकुल निर्माण की क्रिया है वो विभिन्न पदों में संपन्न होती है, अतः संकुल के निर्माण स्थिरांक बीटा एन का मान विभिन्न पदों के साम्य स्थिरांकों का गुणनफल होता है। देखो इसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग संख्या के आधार पर। पहले ले रहे हैं हम एम प्लस एल, मेटल लिगेंड के साथ, मेटल के साथ केवल एक लिगेंड जोड़ रहे हैं, तब कॉम्प्लेक्स बना एम एल। उस कंडीशन में स्टेबिलिटी कांस्टेंट को Q से रिप्रेजेंट करें, Q1 इक्वल टू एम एल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एम की कंसंट्रेशन, एल की कंसंट्रेशन। सेकेंड इसको बोलेंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप वाइज लिगेंड जोड़ते जा रहे हैं,
फिर देखो Ml के साथ क्या जुड़ा, दूसरा लिगेंड बन गया Ml2, इससे Q2 बराबर क्या हुआ, Ml2 अपॉन Ml की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन। थर्ड लिया हमने Ml2 के साथ फिर लिगेंड जोड़ रहे हैं तो बन गया Ml3, जिससे Q3 इक्वल टू Ml3 अपॉन Ml2 और फिर L की कंसंट्रेशन। इस तरह से प्रत्येक स्टेप में हम लिगेंड जोड़ते जाएं, इसे बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। डॉट डॉट इनकी संख्या Mln-1, एक संख्या क्या होगी कम, प्लस L, इससे क्या बन गया Mln, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे Qn से, तो Qn इक्वल टू Mln अपॉन Mln-1 अपॉन L। ये हो गया स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और इसके आधार पर हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे बोलेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसमें एक साथ लिगेंड जोड़ दें। तो बीटा 2 इक्वल टू क्या होगा Q1 डॉट Q2, बीटा 3 इक्वल टू Q1 Q2 Q3, जो भी बीटा की वैल्यू लेंगे उसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे वो Q। जैसे हम पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं बीटा 2 इक्वल टू Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू ये, इसको मल्टीप्लाई करें Q2 से, Q2 होगा Ml2 अपॉन Ml की कंसंट्रेशन और फिर L की कंसंट्रेशन, Ml से Ml कट जाएगा तो क्या आएगा Ml2 M और फिर L का स्क्वायर, अर्थात रिएक्शन को ओवरऑल क्या लिख सकते हैं हम, M प्लस 2L से क्या बन जाएगा Ml2, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सभी लिगेंड, नेक्स्ट देखें, इस तरह से हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रिलेशन बना सकते हैं। सभी लिगेंड क्षार होते हैं, सामान्यतः क्षार की क्षारकता को संयुग्मित अम्ल की अम्लता से दर्शाया जाता है। इसको हम एक अम्ल का एग्जाम्पल लेकर भी शो कर सकते हैं। ये यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस की सिद्धांत दिया गया, उसके आधार पर बताया गया कि जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा और जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट वीक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है जैसे ऑक्जेलेट आयन किसका बेस है, ऑक्जेलिक एसिड का, और क्या होता है वो वीक, तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया उसका स्ट्रॉन्ग। इसके आधार पर एक सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं हम, जैसे HL ब्रेक होगा H प्लस और L माइनस में, तो इसके लिए Ka बराबर क्या होगा H प्लस की कंसंट्रेशन L माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HL। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल लेके चल देख सकते हैं H2L, ये ब्रेक हुआ H प्लस और HL माइनस में, इसके लिए Ka1 हो गया H प्लस HL अपॉन H2L की कंसंट्रेशन। इसी तरह HL माइनस फिर ब्रेक हो सकता है H प्लस और L2 माइनस में, इसके लिए होगा Ka2 H प्लस की कंसंट्रेशन L2 माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HL की कंसंट्रेशन। इस प्रकार एक क्षार की अम्ल HL के लिए उसके वियोजन स्थिरांक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमने लिखा है, इसी को वापस लिखें, Ka इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन L माइनस की कंसंट्रेशन और अपॉन HL। देखो इसका नेगेटिव लॉग ले लें, इस समीकरण का क्या लें नेगेटिव लॉग, तो ये हो गया माइनस लॉग Ka इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग L माइनस अपॉन HL की कंसंट्रेशन। जो ये समीकरण है Ka, इसका क्या लेके चल रहे हैं हम नेगेटिव लॉग। अब माइनस लॉग Ka बराबर तो क्या हो जाएगा Pk और माइनस लॉग H प्लस बराबर Ph, तो इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं हम, Pka बराबर Ph माइनस लॉग L माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HL। HL क्या हो गया एसिड और L माइनस क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस। इस प्रकार अम्ल के वियोजन स्थिरांक के मानों से लिगेंड सांद्रता व फिर उसके संकुल निर्माण स्थिरांक को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हमें कोई भी अभिक्रिया दे रखी हो उसके लिए हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और वो होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसके लिए जो भी अभिक्रिया हमें दी जाएगी उसमें इक्विलिब्रियम होगा। इस तरह से मेटल कॉम्प्लेक्सेज के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट किया
जा सकता है। थैंक यू।